Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your host, friend and guide, Harshvardhan Tripathi. Today I am going to discuss a very important topic और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं की पढ़ाई हमारे ऊपर ऑलरेडी लोड की तरह है। हमने ऑलरेडी ऐसी स्ट्रीम चूज़ कर रखी है जहाँ पे सिलेबस बहुत लेंदी है और उसके ऊपर से हमने एक हसीन ख्वाब देख रखा है कि हमें क्लाट एग्जामिनेशन देना है। इसमें अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है, आप अगर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली एज योर फैकल्टी विद लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि ऑफलाइन क्लासेस का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता है। पर अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में हिचकिचाइए मत, बिकॉज हमारी क्लासेस प्रॉपरली डिजिटल बोर्ड पे चलती हैं, स्मार्ट बोर्ड पे चलती हैं और डेली चलती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 11th क्लास में बच्चा आपस में इतना उलझ जाता है कि उसको राइट स्ट्रैटेजी, राइट तरीका नहीं अब समझ में आता है। इसीलिए अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये बताऊंगा कि क्लास 11th के कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। साथ में आपको ये भी बताने की हमारी कोशिश रहेगी कि उसको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट आप 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम टेबल है वो फॉलो करें लगातार 1.5 साल, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करते करते आती है, एकदम से कोई नहीं उसको डेवलप कर सकता। तो आइडियली इस एग्ज़ाम में 1.5 साल लगते हैं। आपने राइट टाइम पे डिसीजन लिया है, ये आश्वासन, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास एक एज रहता है, एंड स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के पास, बिकॉज वो हिस्ट्री पढ़ता है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, तो काफ़ी कुछ उसका जो जी के लीगल में होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपने लीगल स्टडीज़ ऑप्शनल की तरह लिया है तो वो सोने पे सुहागा है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पर्टिकुलरली आपका जो लीगल सिलेबस है 11th-12th का और जो क्लैट का बेसिक्स है वो दोनों ऑलमोस्ट अलाइन हो जाते हैं, तो आपका आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। लेकिन ये पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे अगर 11वीं में आके सोच रहे हैं कि क्लैट देना है तो अपना दिल छोटा मत करिए, क्योंकि पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे के चांस क्या होते हैं कि वो कम समय में जल्दी ग्रास्प करता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों स्ट्रीम के बच्चों में ये होता है कि रेजिलियंस टू रीड, यानी कि रीडिंग का हैबिट और पेशेंस ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों में दिखाई देगा। पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे क्वेश्चन ओरिएंटेड, मेमोरी ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तो इनके प्रैक्टिसिंग स्किल्स अच्छी होती है, रीडिंग स्किल्स खासा कम होती है। लेकिन दोनों के लिए ये एग्ज़ाम इक्वली चैलेंजिंग है, बिकॉज सिलेबस ऐसा है कि दोनों को ही इस दोनों ही मतलब चारों स्ट्रीम को डिफिकल्टी होगी। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, बट देन जनरल ट्रेंड मैं आपको बता रहा था। आफ्टर ऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए डेली, तो अपने स्कूल के साथ आपको 2 से 3 घंटा पर डे इनिशियली देना पड़ेगा। ये 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी का बता रहा हूं, जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अलग से देते हो। 11th में गए होगे, थोड़ा सा स्कूल का प्रेशर रहेगा, धीरे धीरे करते करते आपको सब कुछ स्ट्रीमलाइन करना आ जाएगा। तो आप स्कूल तो एफर्ट छोड़ नहीं सकते, आप कोशिश करिए कि शेड्यूल आप स्कूल के हिसाब से रखें। जिसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या है, बच्चों का जो जो स्लीप बैलेंस होता है वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, बिकॉज उनकी आदत लेट नाइट तक जगने की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पढ़ रहे होते हैं, बट कुछ हद तक वो टाइम वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स कोशिश करिए कि आप आपका जो लेट नाइट रूटीन है उसको चेंज कर दें और अर्ली मॉर्निंग वेकअप करने पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका माइंड जब फ्रेश होता है तो आप अच्छे से चीज़ें ग्रास्प करते हो। और टेंडर एज है, अपनी स्लीप साइकिल को प्लीज़ डिसरप्ट मत करो। बाकी अगर तुम कंफर्टेबल हो रात में पढ़ने के लिए तो वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें स्कूल क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होता है तो सफ़र करेगा। तो इसीलिए अपने पैटर्न को इस तरीके से करिए जो स्कूल के साथ हो। एक बेसिक स्टेप जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, वो सिंपल सा स्टेप यही है कि आप एक न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करिए। एक ही न्यूज़पेपर उठाइए लेकिन उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने अखबार को देखा ना हो। ज़रूरी नहीं होता है कि आप अखबार को आर्टिकल बाय आर्टिकल, लाइन बाय लाइन पढ़ें, पर ज़रूरी ये होता है कि आज देश देशांतर में क्या हुआ, क्या खबरें आई, उसके बारे में हमें एक अनुमान हो, एक आइडिया हो। यहाँ पे वोकेबलरी भी इंप्रूव होती है, जनरल अवेयरनेस भी इंप्रूव होती है और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में भी हमें आइडिया चलता रहता है। जो दो चीज़ें हैं जो 11th में आपके पास एक लेवरेज है इन कंपैरिजन टू 12th स्टूडेंट्स या ड्रॉपर्स, कि आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें दो नेग्लेक्टेड चीज़ें होती हैं जिनको आप पहले डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नोट मेकिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। नोट मेकिंग में आप किताब नहीं छापते,
तो इस साल आप कोशिश कर सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, एक बल्कि डॉक्यूमेंट को समराइज करके कैसे एक पन्ने में उतारा जाता है, उसकी जो कला है वो सीख लें, क्योंकि अगले साल जब आप जीके पढ़ेंगे या लीगल पढ़ेंगे तो आपको ये स्किल सेट औरों से अलग करेगा। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का एक सेक्शन है जो बहुत नेग्लेक्टेड होता है। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों को तो वैसे ही मौत आती है मैथ्स के नाम से, पीसीबी वाला बच्चा भी सोचता ही नहीं है, पीसीएम वाले बच्चे को कंफर्टेबल महसूस होता है। तो ऐसे में पीसीएम वालों को अगर हम हटा दें तो बाकी 3 लोगों को तो इसी साल क्वांट पे काम करना चाहिए। क्लास 10th आपने अभी जस्ट पढ़ा है, आपके माइंड में सब कुछ ताज़ा ताज़ा है, आप कुछ मत करिए। आप 9th 10th की जो आपकी मैथ्स की किताबें हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री को हटा दीजिए आप, राइट, प्रोबेबिलिटी को हटा दीजिए, आप बेसिक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन वाली चीज़ों को सॉल्व करिए। आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता रहेगा, ठीक है। और बेहतर है कि आप किसी मेंटोर सपोर्ट के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज क्लैट में क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो आपको क्लासेस में ही पता चलता है। एक दूसरा, मतलब दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो भी एक एस्पिरेंट अपना होमवर्क नहीं करता है, उसका होमवर्क क्या रहता है कि उसको थ्रेड बेयर, बाल की खाल निकालते हुए पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना चाहिए। एनालिसिस में आप ये नहीं चेक करते कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, बट आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है, अगर आपने उसको पढ़ा, उसमें 5 सवाल हैं, उसमें से आप 3 अभी कर ले रहे हो, तो फिर वो 2 ही क्वेश्चन का तो गैप है जो आपको फिल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का गैप फिल करना है तो आप खुद से कर लोगे। वही 2 क्वेश्चन का गैप कवर करने के लिए आपको एक, कहते हैं ना, राइट पाथ और राइट अप्रोच भी इंपॉर्टेंट होती है। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये 3 ज्ञान है जो जैनिज्म बुद्धिज्म में कॉमन है। तो क्लैट की प्रिपरेशन में भी ये तीनों ज्ञान आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि 120 मिनट होता है, 120 सवाल अटेम्प्ट करने रहते हैं और बहुत रीडिंग करना रहता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पास्ट ईयर पेपर को, वो भी स्पेशली 2020 से लेकर 2025 के बीच में जो भी पेपर हुए हैं या होंगे, आप उनको प्रॉपरली एनालाइज करिए, ढंग से समझिए कि आफ्टर ऑल एक्सपेक्टेशन इस एग्जाम की क्या है, एंड एट द एंड आपको आपके स्किल्स को इंप्रूव करना है। बिकॉज इस एग्जामिनेशन में नॉलेज तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ही, लेकिन एक सबसे मेजर कंपोनेंट ये है, मैंने आपको बताया 120 मिनट में 120 सवाल को टच कर पाना, रीड कर पाना, पढ़ पाना। तो आपको कोशिश करना है कि 200 वर्ड्स पर मिनट की आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप हो जाए। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा, क्लैट कंसोर्शियम खुद कहता है अपनी वेबसाइट पे कि 5 से 7 मिनट एवरेज क्लास 12 के स्टूडेंट को लगने चाहिए। तो वो स्किल डेवलप करते करते ही आती है। बोर्ड्स में तो क्या है, 3-4 पैसेज आते हैं, 20 सवाल आते हैं, यहाँ पूरा पेपर ही पैसेज ओरिएंटेड है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स भी पैसेज ओरिएंटेड है, वहाँ पे आपको डीआई सॉल्व करनी पड़ती है। तो ये जो स्किल सेट है ये आपको इंप्रूव करना चाहिए। एट दी एंड अब जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्लैट कंसोर्शियम हमसे क्या कहना चाहता है। 11th के स्टूडेंट को स्कूल का प्रेशर है, बोर्ड्स का प्रेशर है, तमाम तरह का प्रेशर है, बट क्लैट कंसोर्शियम कहता है कि आपको 45% क्लास 12th में लेके आना है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो तो आपको सिर्फ 40% लेके आना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50%, 45% पे खुद को स्टिक करें। कहने का मतलब यह है कि अगर इतनी लोअर एलिजिबिलिटी है तो क्लैट कंसोर्शियम ये बात मानता है कि औसतन 45 to 50% मार्क्स लाने वाला बच्चा भी इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है, विच मीन्स दैट वो नॉलेज नहीं, वो स्किल बेस को टेस्ट कर रहा है। साथ में आपका जो पैसेज का लेंथ होता है वो कुछ कुछ सेक्शंस में आपको अराउंड 450 दिखाई देगा, कुछ सेक्शंस में अप टू 450 दिखाई देगा, और कहीं कहीं पे वो अपने पैसेजेस को स्ट्रेच भी करते हैं। तो क्लैट कंसोर्शियम में जो वर्ड्स लिमिट होती है वो अराउंड 500 वर्ड्स पर पैराग्राफ होती है। उसके बाद 5 सवाल होते हैं। अब उन 5 सवालों की वर्ड लिमिट फिक्स उन्होंने नहीं कर रखी है। लीगल में सवाल कभी लेंदी आ जाते हैं, कभी शॉर्ट आते हैं। तो इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप इतना रीड कर पाएंगे, क्या आप एक पैसेज को 5 से 7 मिनट में पढ़ के सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मार्किंग स्कीम +1 है फॉर ईच करेक्ट एंड -0.25 है फॉर ईच इनकरेक्ट, राइट। टाइम आपके पास 120 मिनट है, क्वेश्चन 120 है, 5 सेक्शंस हैं, आपको आपके गियर्स लगातार शिफ्ट करने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो ये सारा जो आपका पूरा प्रिपरेशन है, जो अप्रोच है क्लास 11th में, वो स्किल्स डेवलप करने का है, रीडिंग स्पीड डेवलप करने का है, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने का है, क्वांट पे फोकस करने का है, नोट्स बनाने की कला सीखनी है, और अपनी वॉक्यूबलरी को सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग करना है, और एट द एंड मॉक्स लगाने हैं और न्यूज़पेपर करना है। तो आपको जो ये 8 स्टेप बताए हैं,
ये आपको तो करने ही करने हैं। 9वां स्टेप है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है और 10वां स्टेप है जैसे ही मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, राइट गाइडेंस सीख करिए। इतनी चीज अगर आपने कर ली तो आप क्लैट के लिए अपनी प्रिपरेशन को ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं। वेल, आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल टू यू। कोई भी आपका कॉमेंट है, क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके कॉमेंट्स में जो सवाल आप पूछते हैं उसके बेसिस पे हम आपको आंसर्स देने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट का जो पल्स है, जो पल्स ऑफ द मोमेंट है, वो भी हमको समझ में आता है। वेल, दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी, योर होस्ट, फ्रेंड एंड गाइड, signing off from this particular session. Hope it was useful. See you guys in the next.